वेलकम। विजन एंड प्लानिंग इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आरआरबी 2017 के लिए आईबीपीएस आरआरबी 2017 के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर स्पष्टीकरण या आपका जानना जरूरी है और लगातार आप कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें आप अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान गया या नहीं वो देख लीजिए। वैसे जो मोस्ट रिलायबल बात है वो तो ये कि आप www.ibps.in जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर के ही आप कंफर्म हो। वही ऑथेंटिक जरिया है किसी भी जानकारी का। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है तो शायद पढ़ाई के दौरान आपको लगता है कि इतना कैसे पढ़ें, टाइम वेस्ट होगा। नहीं, जरूरी है, वहाँ जाकर के देखिए। मैं उनमें से कई चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट करता हूँ जिधर आपका ध्यान जाना चाहिए। और जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें भी लगता है कि आप उसको कहीं कहीं समझने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले किन पोस्ट के बारे में के लिए अप्लाई करें, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी फिल कर सकते हैं और ऑफिसर्स के लिए भी फिल कर सकते हैं। दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें मेरा आपसे साफ साफ कहना होगा कि अगर दूसरा क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, एज रेस्ट्रिक्शंस जो हैं जैसे 28 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, तब तो आप असिस्टेंट का नहीं दे पाएंगे जनरल कैटेगरी में। तो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। सबसे पहली बात, जो बहुत सारी बातें बोलनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की है। तो आप दोनों ही तरह के पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी। दूसरी बात यह है कि ऑफिसर्स ग्रेड में यदि आप अप्लाई करते हैं तो चाहे स्केल 1 हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकेंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। यानी अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया या नहीं किया ये एक अलग बात है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 इन तीनों में किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप क्लियर हो लीजिए। अब इसके बाद कई सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। किस ऑफिसर्स कैटेगरी में अप्लाई करें, ये सवाल है। और कई लोग पूछे कि मैं किस में करूं, मैं इसमें भी एलिजिबल हूं, मैं इसमें भी एलिजिबल हूं। तो आपको मैं बताता हूं, आप इसको साफ साफ समझिए। स्केल 1 क्या है, देखिए जॉब का नेचर जो उसमें लिखा हुआ है और वो आपसे कहां मैच करता है। स्केल 1 क्या है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। स्केल 2 क्या है, ये मैनेजर का पोस्ट है। और स्केल 3 क्या है, ये सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। देख लिया आपने कि पोस्ट किस तरह से है। स्केल 1 के लिए उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एग्जाम है, एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, लेकिन एक्सपीरियंस वैसा नहीं चाहिए। कंप्यूटर का वर्किंग जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग बात है, लेकिन जॉब के रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए स्केल 1 के लिए। स्केल 2 में एक्सपीरियंस चाहिए, स्केल 3 में एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 2 में ज्यादातर केसेस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, कुछ जगहों को छोड़ करके जहां पर कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और स्केल 3 में जिसमें कि आपको सीनियर मैनेजर होना है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 2 में 2 तरह के हैं, एक जनरल ऑफिसर और दूसरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये भी आप देख लीजिए, एक जनरलिस्ट हुआ और दूसरा स्पेशलिस्ट हुआ। और फिर आपका स्केल 3 है। ये जो लोकल लैंग्वेज वाली बात है ये सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए है, स्केल 2 के लिए नहीं है, स्केल 3 के लिए नहीं है। यानी स्केल 2 चाहे वो जनरल ऑफिसर हो, जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट, और स्केल 3 ये पूरे देश में कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो
देख लें नंबर ऑफ वैकेंसीज और अपनी सुविधा के मुताबिक जहां से उनको अच्छा लगे वहां से फॉर्म फिलअप करें, कर सकते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का बार नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। अब जब ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल हैं तो किसके लिए अप्लाई करें? तो जैसा कि जॉब के नेचर से आपको साफ लगता है, आपको हाईएस्ट कैटेगरी में जिसके लिए कि आप एलिजिबल हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस पा लिया है, एज क्राइटेरिया भी है, उसमें 40 इयर्स तक है स्केल 3 के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको स्केल 3 के लिए जाना चाहिए। क्यों, बताता हूं। इसके बाद मान लीजिए उतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्केल 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, 1 ईयर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं वो काम आएगा, और ये एक्सपीरियंस के बल पर आप स्केल 2 में एलिजिबल हैं। तो ये बड़ी मजेदार बात है, स्केल 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। जितना ही लोअर लेवल में आप जाएंगे, कॉन्टेस्ट उतना बड़ा होगा। एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि जैसे आईबीपीएस का भी एग्जाम होना है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का अलग से भी एग्जाम होना है, तो आपका सिलेक्शन आसान होगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं स्केल 2 के लिए, तो स्केल 2 के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, फिर स्केल 1 के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जनरल मेरिट होता है, नंबर ऑफ सीट्स मैटर करता है, वो आप देख लीजिए जहां से जैसे हो, लेकिन आप देखेंगे जो जनरल कंपटीशन है स्केल 1 में सबसे ज्यादा वहां है। वहां की तुलना में एकदम आसान हो जाएगा रिटन एग्जाम। वहां तो प्री और मेन दोनों है, स्केल 2 में प्री मेन नहीं है। स्केल 1 में और ऑफिस असिस्टेंट में 2 टायर एग्जाम है, प्री है, मेन है और तब इंटरव्यू है। यहां तो बस एक ही एग्जाम है। इसलिए जो लोग भी स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं, इसमें जरूर बैठें। मैं स्पेशली कहना चाहता हूं लॉ स्टूडेंट्स को, मैं स्पेशली कहना चाहता हूं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, स्पेशली इसमें कहना चाहता हूं सीए जिन्होंने किया है उनके लिए, और स्पेशली जिन्होंने जो वकालत कर चुके हैं लॉ वाले, वकालत में 2 इयर्स का होना चाहिए, इनके लिए सुनहरा अवसर है स्केल 2। वो स्केल 2 के लिए करें। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जहां भी एलिजिबल हैं आप उसी के लिए जाइए जनरल की तुलना में। यानी स्केल 2 में भी जो जनरल है और जो स्पेशलिस्ट है, तो आप स्पेशलिस्ट की ओर जाएं। लेकिन जो लोग स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, स्केल 1 के लिए एलिजिबल हैं, उनका जो एरिया ऑफ सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ईटीसी, एग्रीकल्चर से संबंधित या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे उसमें जो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए स्केल 1 में भी अच्छे चांसेस हैं। तो ये बातें मुझे कहनी थी। लोकल लैंग्वेज मायने रखता है। स्केल 2 और स्केल 3 में तो लोकल लैंग्वेज है नहीं, इसलिए आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद देखिए, कई चीजें हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का मान करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि 100 में आपको कितना मिला, लेकिन बाद में उसे 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा, मेन एग्जाम सबके लिए, उसमें 80% उसका वेटेज होगा, असिस्टेंट को छोड़ के, वहां तो इंटरव्यू है नहीं ना, तो 80 में कितना आया और ये 20 में कितना आया, यानी उसका वेटेज जो है वो 20 में काउंट होगा और रिटन का 80 होगा। समझ गए? ये है। मार्क्स यदि इक्वल होता है, फाइनल मार्क्स इक्वल अगर होता है 2 स्टूडेंट का, तो जिनका एज ज्यादा है उनको वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कोई भी स्कोर है कि 60 में सिलेक्शन हुआ, तो 60 का मतलब 59.58 में सिलेक्शन हुआ, मैंने 2 डिजिट तक लेना है, 58 भी दो स्टूडेंट का आ गया। अगर ऐसा हुआ तो जिनका एज ज्यादा है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा है। कई जगह पर
मार्क्स की चर्चा है तो मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का मिला के 50%, लेकिन स्केल 1 में नहीं है। स्केल 2 में जहां जहां भी 50% मार्क्स है उसका मतलब एग्रीगेट से है, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक काउंट कीजिए, ये हर जगह हर पोस्ट के लिए सही है, लागू हो रहा है। ये समझ गए? हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज, तो जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम चाहे वो असिस्टेंट का हो, चाहे वो स्केल 1 का हो, और सिंगल एग्जाम चाहे वो स्केल 2 या आगे हो, मेन एग्जाम में एक पेपर है लैंग्वेज का, इंग्लिश और हिंदी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में हमेशा प्रॉब्लम होता है। हिंदी का पेपर मौजूद है, हिंदी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इंग्लिश 2 महीने तक पढ़ते रहिए। हिंदी मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो ठीक है, उनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी सिलेक्शन का हथियार साबित हो सकता है, और 3 दिनों में हिंदी हो सकती है। 2 से 3 दिन में आप हिंदी पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक बार इंग्लिश पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, उनको प्रॉब्लम सिर्फ ग्रामर में होता है। वैसे ही हिंदी मीडियम वाले को हिंदी सेक्शन चूज करने पर प्रॉब्लम ग्रामर में होगा। आप एक ग्रामर का बुक, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का बुक ले लीजिए मैट्रिक लेवल का, लेकिन होता क्या है, आप पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, ये मायने रखता है। तो आप लास्ट ईयर्स के हिंदी के क्वेश्चन ऊपर कर लीजिए, 2-3 साल का ऊपर कर लीजिए, और देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस ग्रामर में आते हैं। क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और 2 से 3 दिन में हिंदी आपकी पूरी हो जाएगी। और ये जो 40 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाइएगा, जबरदस्त आपको बढ़त मिलेगी, फायदा मिलेगा। तो अपीयरिंग कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं। सर्टिफिकेट तो असिस्टेंट के केस में जब आप सिलेक्शन होगा तो सब, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देना है। लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट निकलेगा, मान लीजिए नहीं भी निकला है, तो डेट जो अप्लाई करने का लास्ट है 14 अगस्त, उस दिन तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट ना मिला कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट बाद में भी मिले तो डेट ऑफ रिजल्ट वही माना जाएगा जो आपके मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली ऐसी महिलाओं को जो विडो हैं या डाइवोर्स ले लिया है या कानूनी तौर पर अलग रह रही हैं, अलग हो गई हैं, कानूनी तौर पर सेकंड मैरिज नहीं हुआ है, फिर से शादी नहीं हुई है, तो उनको एज रिलैक्सेशन 9 इयर्स का है। ये एक बड़ी बात है ऐसी महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका एज बहुत सारे कारणों से चला जाता है, नुकसान होता है। तो ये जो दिया गया है ये बहुत अच्छा दिया गया है। मैं 2 और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है उन 2 में से एक, रिजर्व कैटेगरी बनाया जा रहा है, बनाया जाता रहा है पहले भी। अभी समझ लीजिए कि जितने सीट्स हैं उनके आधार पर जितने लोगों का सिलेक्शन होता है प्रोविजनली, पहले प्रोविजनल सिलेक्शन होता है, प्रोविजनली तो जिनका नहीं हो पाता है, वरीयता क्रम में ऊपर रहते हैं, उनका एक रिजर्व लिस्ट बनाया जाएगा। ये है लिखा हुआ उसमें, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग, और आगे आने वाले समय में बट विद इन 1 ईयर जो भी वैकेंसीज आएंगी उस रिजर्व लिस्ट से उनका सिलेक्शन होगा, यानी सेकंड लिस्ट भी निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है, ये लिखा हुआ नहीं है पर उसका मीनिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, कई जगह सिलेक्शन होता है तो ज्वाइन नहीं करते, और आरआरबी में तो खास करके बात होती है, जैसे ही जनरल आईबीपीएस या एसबीआई में सिलेक्शन हुआ, इसमें आप ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे लोग जो उसमें पास किए हुए हैं वो भी इसमें भर देते हैं, वो भी पास करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो फाइनल रिजल्ट में आ गए हैं उनका सीट खाली रह जाता है, वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इस तरह के सीट्स, कहने का मतलब जो भी वैकेंसीज पैदा होंगी उन वैकेंसीज को रिजर्व लिस्ट से भरा जाएगा, लेकिन ये 1 ईयर तक ही एलिजिबल है। तो जिनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं भी हो पाया उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड लिस्ट निकलने का पूरा चांस बनता है।
अब ये जो आरआरबीज हैं, आईबीपीएस है, इस एग्ज़ाम का महत्व क्यों है? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तुलना में इसे माना जाता है कि बहुत फेयर एग्ज़ाम है। इसमें दूसरी तरह के हथकंडे नहीं अपनाए जाते या चोरी बेईमानी करना मुश्किल है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए इसमें प्रबंध किए गए हैं। बायोमेट्रिक डाटा, यानी अब तो चोरी करना मुश्किल है, कोई गलत हथकंडा अपनाना मुश्किल है। किसी के जगह पर कोई एग्जाम दे दे, इस तरह की घटनाएं सुनते थे, ये खत्म है। ये साफ लिखा है कि मेन एग्जाम देने के पहले, देने के दौरान, देने के बाद और इंटरव्यू तक आपका बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि आपके राइट थंब का निशान ये लिया जाएगा, और इस तरह का और भी जो जरूरी हो समझेंगे, लेकिन राइट थंब लिया जाएगा और इसको कभी भी मैच कराया जाएगा। मैच नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि आपका जो अपॉइंटमेंट है या अलॉटमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसमें है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका ध्यान गया है? जो आप एग्जाम देंगे, जो एग्जाम पैटर्न होगा, आपका आंसर का पैटर्न होगा, कोई दो कैंडिडेट का मैच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट का फर्स्ट का ए है, सही है, दूसरे भी कैंडिडेट का फर्स्ट का ए ही उन्होंने टिक लगाया, सही है, बी गलत है तो उनका भी बी ही है, वो भी गलत है। मतलब जो सही है वही सही है, जो गलत है वही गलत है। मतलब एक जैसा कॉपी किया हुआ अगर नजर आया इस तरह का तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी लिखा गया है। तो ये सब सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखने का है, जानने का है। कुल मिलाकर के एक उत्साह में आइए, एक बहुत अच्छा अवसर है आपके सामने, क्योंकि साथ में लिस्ट 1 के अलावा लिस्ट 2 भी होगा, और सिलेक्शन ना होने पर भी आगे सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, सेकंड लिस्ट में भी रहेगा। तो पूरे जोशो खरोश के साथ आप फिर जाइए इस एग्जाम में। और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने इस एग्जाम के लिए आपको एक दिया था, होमवर्क दिया था, वो करना था। आप कमेंट कीजिए, मैंने 1 वीक कहा था और फिर कहा था 10 डेज या फिर 2 वीक। आप कमेंट्स कीजिए, उसके साथ ही मैं अगला होमवर्क देने के लिए तैयार हूं। तो जो आप कमेंट करेंगे उसके आधार पर उतनी जल्दी मैं कमेंट आपको अगला होमवर्क दूंगा, लेकिन 1 सप्ताह होने पर दूंगा। 2-3 दिनों के अंदर ही मैं फिर दे सकता हूं, लेकिन पहले आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपने कर लिया कंप्लीट। कौन कौन सा था? सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज एंड डाटा इनइक्वालिटी। जो लोग नहीं कर पाए होंगे वो आज शुरू कर रहे हैं, तो आज से फिरिए, मेरे सारे वीडियो एपिसोड्स को देख जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के 2 बार, 60 के आसपास हो जाएंगे लगभग, 2 बार देख जाइए। तो मैं फिर अगला आपको होमवर्क दूंगा, उसे भी आप विद इन गिवन टाइम आप कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस दौरान मेरा पोस्ट जारी रहेगा तरह तरह से आपको हेल्प करने का। ओके, तो खड़े होइए, पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ आगे बढ़िए। आगे आपका अच्छा भविष्य सामने है। ऑल द बेस्ट।